एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। India has demonstrated considerable restraint in its response. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression. इंडिया ने सरहद पार मिसाइल दागे, दोनों मुल्क एक दूसरे पर ड्रोन हमलों के इल्जाम लगा रहे हैं और अल्फाज की जंग के साथ साथ कश्मीर को डिवाइड करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के दोनों तरफ शेलिंग और फायरिंग जारी है। ये रीसेंट एस्केलेशन 22 अप्रैल को शुरू हुई जब इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर एक शिद्दत पसंद हमले में 26 शहरी मारे गए। इंडिया ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने तरदीद की, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गई है कि शायद ये कहना गलत ना हो कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इस वक्त एक ऑल टाइम लो पर है और दोनों मुल्क बड़ी हद तक जंग की हालत में है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सेबीन में दोनों मुल्कों की वॉर स्ट्रैटेजी या जंगी हिकमत अमली पर बात करेंगे और दो अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस मौजूदा एस्केलेशन में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर स्ट्रैटेजीज किस हद तक नजर आ रही हैं और क्या वो अब भी रेलेवेंट हैं और अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है। आज हम मौजूदा सूरत हाल में दोनों मुल्कों की वॉर स्ट्रैटेजीज और उनकी रेलेवेंस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज पहले इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी, एस्केलेशन और जाहिरियत की माजी करीब में तारीख पर एक क्विक नजर डालते हैं। दोनों हमसाया मुल्क अब तक 3 रिवायती जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन 1998 में होने वाले जौहरी टेस्ट के बाद सारे डायनामिक्स बदल गए। दोनों ममालिक के पास एटमी हथियार होने का मतलब यह है कि कारगिल जंग के बावजूद, जो कि एटमी टेस्ट के बाद हुई थी, एक कन्वेंशनल वॉर या रिवायती जंग के इम्कानात काफी हद तक कम हो गए हैं। कारगिल के बाद भी बात फुल स्केल वॉर तक पहुंच गई थी। इसी तरह 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले के बाद, उड़ी में 2016 में हमले के बाद, फिर 2019 में पुलवामा के मकाम पर होने वाले हमले के बाद भी दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच गए थे। अब पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर यही हुआ है। हर बार शदीद कशीदगी, दोनों तरफ की फौजों को मोबिलाइज करना और कई बार स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स, लेकिन अब तक हर बार फुल स्केल वॉर या भरपूर जंग होते होते बच गई है। अक्सर न्यूक्लियर डिटरेंट की बात की जाती है और इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ एटमी हथियारों की ही नहीं। पाकिस्तान के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ ने अपनी किताब ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में लिखा है कि 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर होने वाले हमले के बाद इंडिया बज़ाहिर भरपूर जंग के लिए तैयार था, जब अमेरिका ने इंडिया को गारंटी दी कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और इसी गारंटी की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। यानी इंडियन फौज का हमला एटमी जंग के खतरे की वजह से नहीं रुका था, बल्कि अमेरिकी गारंटी की वजह से रुका था। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि उस वक्त इंडिया ने न्यूक्लियर डिटरेंट की परवाह नहीं की थी। इस सूरत हाल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक की फौजों का बार बार सामने आना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में क्या न्यूक्लियर डिटरेंट अब भी रेलेवेंट है? क्या ये अब भी जंग को रोक सकता है? मैंने सहाफी और दिफाई उमूर के तज्ज़ियाकार उमर फारूक से यही सवाल पूछा। जो ग्रेजुअली इंडियंस ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि उरी हो गया, पुलवामा हो गया, उसके बाद ये वाला वाक़या हो गया, इसमें ग्रेजुअली उन्होंने इनकर्जन्स की और इनकर्जन्स के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तानियों का न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो फेल हो गया है। जो मिलिट्री मैन परसीव कर रहा होगा ना इन स्ट्राइक्स को, और वो ये कर रहा होगा कि इंडियंस ने बहुत से डिसिप्लिन्स ऑब्जर्व किए हैं जो न्यूक्लियर डेटरेंस रिक्वायर करता है। अब मेजर वॉर को अवॉइड कर सकता है, ये लार्जली डिपेंड करेगा कि पाकिस्तानी कितना रिस्क लेते हैं अपना रिस्पॉन्स डिज़ाइन करते हुए। क्या वो भी इसी तरह की डिसिप्लिन को ऑब्जर्व करते हैं जब वो इंडिया को स्ट्राइक कर रहे होंगे, जब वो रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे? तो ऐसे में क्या हमें इन दो हमसाया ममालिक के दरमियान एक जौहरी जंग के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए? इंडिया में माहिरीन क्या सोचते हैं? हमने इंडियन आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर और तज्ज़ियाकार प्रवीण साहनी से बात की। गलत नैरेटिव है कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर जंग होती है, न्यूक्लियर वेपन का कोई लेना देना नहीं है, और उसका कारण ये है, जैसे मैंने आपसे बताया, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडियन मिलिट्री से कमज़ोर नहीं है। उसका मैंने एविडेंस दिया, मिलिट्री लाइन बनी हुई है आगे। और आप देखिएगा, चाइना जो है, चाइना ने खुलेआम कहा है 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने 370 हटाया था जम्मू कश्मीर में, तब से चाइना कह रहा है कि हम, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, हम उनकी सॉवरेनिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसकी बहुत बड़ी बात है। तो ये न्यूक्लियर वेपन बोलना, ये एक बस वो एक जुमला सा है कि बोल दिया आपने, उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में कुछ लेना देना नहीं है। आज जरा इंडिया की स्टेटेड वॉर स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन एक फौजी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ महदूद, फौरी और फैसलाकुन स्ट्राइक्स को यकीनी बनाते हुए फुल स्केल न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के खतरे को कम करना है।
इसमें पहले से पोजीशन संभाले हुए दस्ते शामिल हैं जो फौरी जारहाना ऑपरेशंस लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। मकसद न्यूक्लियर वॉर से बचते हुए पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाना है। 2017 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल रावत ने तस्लीम किया था कि रिवायती जंग लड़ने के लिए इस नौइयत का नजरिया मौजूद है। अमेरिका में कायम थिंक टैंक हेनरी एल स्टेम्सन सेंटर ने 2017 में शाया करदा अपनी रिपोर्ट में कोल्ड स्टार्ट के इस नजरिए को इन अल्फाज में बयान किया। 2001 से 2002 के दौरान पाराकरम के नाम से होने वाली कार्रवाई में इंडियन फौज की तेजी से नकलो हरकत करने में नाकामी की वजह से ये स्ट्रैटेजी वजूद में आई। तो क्या ये अब भी रेलेवेंट है? लड़ाई ही बदल गई है। वो लड़ाई ऐसे बदल गई है कि कोल्ड स्टार्ट के टाइम पर सोच ये थी कि एयरफोर्स ग्राउंड फोर्सेस की आर्मी की मदद करेगी। आज की लड़ाई ये है क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजी एयरफोर्स में आ गई है कि एयरफोर्स लड़ाई शुरू करेगी। एयरफोर्स लड़ाई शुरू करेगी, एयरफोर्स एक एयर कॉरिडोर क्रिएट करेगी और उस अम्ब्रेला के अंडर जो वो क्रिएट करेगी, फिर फौज आगे बढ़ेगी। पहले ये था कि फौज चलेगी और एयरफोर्स उसकी मदद करती रहेगी। अब ये पहले जाएगी एयरफोर्स, तो ये सोच ही पूरी बदल गई है। अब कोल्ड स्टार्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और पाकिस्तान में इंडिया की कोल्ड स्टार्ट फौजी स्ट्रैटेजी को कैसे देखा जाता है? मेरा ख्याल है ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन था पाकिस्तान में परसीव किया गया एज अ मेजर थ्रेट, जिसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल 2013 में नसर नामी 60 किलोमीटर का रेंज का जो मिसाइल है जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसका तजर्बा किया। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक और कुछ एनालिस्ट ने किताबों में अपने लिखी हैं कि पाकिस्तान ने जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं उनको वॉर प्लानिंग का हिस्सा बना लिया, वॉर फाइटिंग की जो प्लानिंग है उसका हिस्सा बना लिया। लेकिन बाज़ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो टैक्टिकल न्यूक्स भी उसी तरह नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर हैं जिस तरह के दूसरे जो स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं वो हैं। अब ये कन्फ्यूजन है, मुझे इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पाकिस्तानी और इंडियन मिलिट्री जो है बड़ी क्लोज सोसाइटीज हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से बाहर आती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस स्ट्रैटेजी दरअसल एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है जिसमें न्यूक्लियर सलाहियतों की एक वसी रेंज शामिल है, जैसे कि टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक हथियार जो कि जमीनी, समंदरी और फजाई जराए से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसका मकसद इंडिया जैसे ममालिक को डिटर करना या हमला करने से रोकना है। एक तरह से ये हिकमत अमली इंडिया के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जवाब है जो कि महदूद रिवायती ऑफेंसिव्स पर फोकस करता है। बज़ाहिर इंडिया की स्ट्रैटेजी तो अब तब्दील हो चुकी है, क्या फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस अब भी रेलेवेंट है? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी भी बदली है? पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि उनका कन्वेंशनल कैपेबिलिटी और उनके न्यूक्लियर एसेट्स, जब दुश्मन को इनकी इंटेलिजेंस इतनी होती है, इंडियंस की इतनी इंटेलिजेंस होगी कि वो क्या परसीव कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के पास क्या क्या एसेट्स हैं, तो वो जो परसीव करेंगे ना, वो ये परसीव करेंगे कि ये सारा कुछ, ये सारे एसेट्स डेवस्टेट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को। जब वो पूरी तरह एम्प्लॉय होंगे तो वो डेवस्टेट पूरी शहरी आबादी को और मिलिट्री एसेट्स को। ऑब्वियसली इंडियंस के पास भी वही हथियार हैं और बड़े मॉडर्न हथियार हैं और वो भी डेवस्टेट कर सकते हैं। तो ये फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस ना सिर्फ ये कि उसमें टैक्टिकल न्यूक्स हैं, स्ट्रैटेजिक वेपन्स हैं, बल्कि कन्वेंशनल वेपनरी जो पुलवामा के बाद से पाकिस्तान ने मैसिव स्केल पे इंडक्शन की है चाइनीज वेपन सिस्टम्स की। तो अब ये पुलवामा वाली पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं है, ये बहुत जदीद असले से लेस मिलिट्री है। पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, कन्वेंशनल वेपन्स इनके पास जदीद हैं। पाकिस्तान की जानिब से अक्सर महदूद पैमाने पर एटमी हथियार इस्तेमाल करने की बात की जाती है, यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की बात की जाती है। इंडिया में इसे कैसे देखा जाता है? ये भी एक जो है बस एक कहने की बात है। उनका कहने का मतलब ये है, जब फुल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि क्योंकि उनका क्या है, अगर आप सरहद देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल देखें या हमारा बॉर्डर देखें, उनकी बहुत सारी अहम जो सिटीज़ है जैसे लाहौर हुआ, वो एकदम बॉर्डर के साथ है। तो अब उनका कहना यह है कि अगर हिंदुस्तान कोल्ड स्टार्ट करता है और एकदम फौजें वहां ले आता है और एकदम फौज कूद के 40 किलोमीटर दूर लाहौर है वहां आ जाती है, तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का मतलब वो नहीं है पाकिस्तान का जो कि वेस्टर्न देशों का है। यहाँ पर इन दोनों की आर्मीज का एक मुख्तसर सा कंपैरिजन करते हैं। 2025 में दुनिया की ताकतवर आर्मीज की एक रैंकिंग में 145 ममालिक में इंडिया का चौथा और पाकिस्तान का 12वां नंबर है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के 31 स्क्वाड्रन्स के मुकाबले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन्स हैं। फाइटर जेट्स और बमबार तैयारों की तादाद के लिहाज से भी इंडिया को बरतरी हासिल है।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के सबसे कारआमद हथियार अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीन की मदद से तैयार किए गए JF-17 थंडर और J-10C तैयारे हैं। अब आते हैं मौजूदा दौर में ज्यादा अहमियत इख्तियार करते हुए ड्रोन वॉरफेयर की तरफ, जिसका मुजाहिरा हमने पिछले दिनों देखा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिलिट्री ड्रोन्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। दोनों ने न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स खरीदे हैं, बल्कि खुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। पिछले साल अक्टूबर में इंडिया ने अमेरिका के साथ $3.5 अरब मालियत के 31 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास तुर्की के जदीद बायरेक्टर ड्रोन TB2 और अकेंची हैं और उसने चीन से विंग लूंग 2 और CH-4 जैसे ड्रोन्स भी हासिल किए हैं। जमीनी कुव्वत को देखा जाए तो पाकिस्तान को 2 चीजों में इंडिया पर बरतरी हासिल है, ऑटोमेटिक और मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी। लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा टैंक्स मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के मिसाइल प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नौयत के और रेंजेस के मिसाइल से लैस हैं। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स में हतफ और नस्र, शॉर्ट रेंज में अब्दाली, गजनवी और बाबर, मीडियम रेंज में गौरी, अबाबील और शाहीन हैं और इनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 2700 किलोमीटर के करीब है। इंडिया के पास 8000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल्स तो हैं ही, साथ ही आवाज की रफ्तार से तेज सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 2024 की एक स्टडी के मुताबिक दोनों मुल्क बराबर ही नजर आते हैं। ऐसे में दोनों मुल्कों के मिलिट्री आउटलुक को देखा जाए तो कौन सा मुल्क शॉर्ट टर्म और कौन सा लॉन्ग टर्म जंग के लिए ज्यादा तैयार नजर आता है? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग होती है तो एक तो वो लंबी खिंचेगी और दूसरा जीतने हारने की बात इस पे रहेगी कि किसके पास एम्युनिशन, मिसाइल्स, स्पेयर पार्ट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है। और मेरे हिसाब से आज चाइना उनकी मदद करता है क्योंकि उनके पास चाइना का बहुत सारा असला है। तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी बाहर से एम्युनिशन लाने के लिए हिंदुस्तान को। जैसे हमने कारगिल में देखा था, हमारे सब ब्यूरोक्रेट जा रहे थे डॉलर भर के कि कहाँ से एम्युनिशन लाएं, कहाँ से स्पेयर पार्ट लाएं। मैंने इस बात को हमेशा माना है कि दोनों मिलिट्री जो है वो लड़ाई में एक जैसी हमेशा रही है। और उसकी मैं आपको एक एविडेंस देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। देखिए, पहली लड़ाई हुई थी कश्मीर की और मिलिट्री लाइन बनी थी जिसका नाम था सीज फायर लाइन। वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, उसके बाद हमने जंग लड़ी 65 की, उसके बाद हमने जंग लड़ी 71 की। वो मिलिट्री लाइन आज भी कायम है वहाँ पर वेस्टर्न सेक्टर में। अब उसका नाम बदल गया है, उसका नाम अब सीज फायर लाइन हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब जंग होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो ये कहना कि पाकिस्तान हार जाता है वेस्टर्न सेक्टर में, ये बिल्कुल गलत है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट होंगी कि आपका एम्युनिशन, आपके स्पेयर पार्ट्स, आपका फ्यूल, आपकी फूड की सप्लाई, ना सिर्फ फौजियों को फूड की सप्लाई बल्कि शहरों में फूड की सप्लाई। अगर आपकी फौज लड़ रही हो और शहरों में फूड वो फसादात हो जाएं फूड की शॉर्टेजेस की वजह से, तो फौज नहीं लड़ सकेगी। मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें एंड्योरेंस में आती हैं कि ये सब चीज़ें होंगी तो लॉन्ग टर्म फाइट हो। मेरा अपना ज़ाती राय आप पूछेंगे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, मेरा ख्याल है इस खित्ते में इंडिया पाकिस्तान जहाँ लोकेटेड है, लंबी जंग हो ही नहीं सकती। यहाँ शॉर्ट जंग होगी, बहुत शॉर्ट, और बहुत शॉर्ट जंग होते हुए आपका न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा। मिलिट्री स्ट्रैटेजीज या हिकमत अमली जंगों को जीतने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन शायद इनमें उस इम्पैक्ट के बारे में नहीं सोचा जाता जो जंग के नतीजे में आम लोगों पर पड़ता है। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भले ही फुल स्केल जंग ना हो रही हो, लेकिन ऑलरेडी दोनों तरफ से आम लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है कि पाकिस्तानी कितना रिस्क लेते हैं अपना रिस्पॉन्स डिज़ाइन करते हुए। अगर वो कोई मेजर रिस्क लेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि इंडियंस खामोश होकर बैठेंगे, और वो उनका जो रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। उसके बाद वॉर के मोमेंटम को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब सोचें, अगर वाकई एक भरपूर जंग शुरू हो जाती है तो जीत किसी भी मुल्क की हो, हार यकीनन आम लोगों की ही होगी।